यदि आप बिहार से हैं, पढ़े लिखे हैं, सुंदर कन्या से विवाह करने की इच्छा रखते हैं, तो समझिए कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। भगवान ने आपकी सुन ली है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल बात ऐसा है कि बीपीएसएससी ने बिहार में एसआई और सर्जेंट पोस्ट की वैकेंसी निकाल दी है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई बीपीएसएससी क्या होता है? तो बीपीएसएससी का मतलब होता है बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन, जिसके थ्रू बिहार में पीएसआई को हम लोग पुलिस सब इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, हिंदी में पुलिस और निरीक्षक भी कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो जो हमारे थाने में दुर्गा बाबू होते हैं उन्हीं को हम लोग पीएसआई बोलते हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। उन्हीं की पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। इसके साथ साथ एक और पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है जिसको सर्जेंट बोला जाता है, सर्जेंट। तो हम लोग में से बहुत सारे लोग पीएसआई के बारे में जानते हैं, लेकिन सर्जेंट पोस्ट की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में जानते तो हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि जो वैकेंसी आई है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आप एसआई बन जाएंगे या फिर सर्जेंट पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आपकी कमाई धमाई क्या होगी। साथ ही साथ आपको एसआई के रूप में या फिर सर्जेंट पोस्ट के रूप में, सर्जेंट पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं तो आपको काम कौन सा करना होता है, इन सारी चीज़ों की हम लोग इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सब चीज़ जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर हम अपनी बात करें तो मैं अमरिंदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी मंडी, जिस पर मैं ऐसे लेटेस्ट वैकेंसी के रिगार्डिंग वीडियो हमेशा बनाते रहता हूं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो लोग बिहार से नहीं हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मन में पहला सवाल आएगा कि क्या हम भी इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो जी हाँ, आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप भारत के किसी भी कोने से हैं, भारत के किसी भी स्टेट से हैं, आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, भर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के तौर पर ही देखा जाएगा। आपको यहाँ पर कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। आप अगर अपने स्टेट में ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ पर आपको अपने स्टेट की जो भी वैकेंसी होती है वहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के तौर पर ही देखा जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने के लिए कोई मनाही नहीं है, फॉर्म आप भर सकते हैं। उम्मीद है ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले बात की तरफ कि वैकेंसी कितनी है। तो देखिए, टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये 2213 यानी कि 2213 है, और ये दो पोस्ट के लिए है, एसआई और सर्जेंट। एसआई पोस्ट की वैकेंसी 1998 है। एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई एक ग्रुप बी लेवल का नॉन गेस्टेड पोस्ट होता है। वही अगर हम सर्जेंट की बात करें तो ये भी एक ग्रुप बी लेवल का नॉन गेस्टेड पोस्ट होता है। इसकी वैकेंसी 215 है। हालांकि एसआई की वैकेंसी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको अगर हम कैटेगरी वाइज देखें कि किस कैटेगरी के लिए कितना सीट रिजर्व है, तो आपके सामने दिख रहा होगा। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं कि टोटल 724 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 199 वैकेंसी है। एससी के लिए टोटल 333 वैकेंसी है। एसटी के लिए 17 वैकेंसी है। ईबीसी के लिए 387 वैकेंसी है। जबकि बैकवर्ड क्लास मेल के लिए 280 है। बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए 58 वैकेंसी है। इन सबको जोड़ते हैं तो टोटल 1998 आएगा। वही बात करें सर्जेंट पोस्ट की तो इसके लिए टोटल 215 वैकेंसी, जो थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी मिला जुला कर सही है। तो उम्मीद है कि जो भी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज जो भी है, जो भी बात हमने समझाया वो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म फिलअप करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। तो देखिए, पढ़ाई लिखाई की बात करें तो आपको किसी भी स्ट्रीम का मतलब हो गया सब्जेक्ट, वो चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, किसी भी स्ट्रीम से आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। अब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं आसानी से फॉर्म। हमने बोला कम से कम मिनिमम ग्रेजुएट आपको होना अनिवार्य है, तो ही आप इसके फॉर्म को डाल सकते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा।
आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपको जो सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट जो होगा उसको जो बेनिफिट मिलेगा वही आपको भी बेनिफिट मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि कोई कैंडिडेट ऐसा है जो ग्रेजुएट तो है लेकिन उसकी उम्र 45 वर्ष है, तो क्या वो भी इसके फॉर्म को डाल सकता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। एज का भी यहाँ पर एक क्राइटेरिया बनाया गया है। अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एज आपको सभी कैटेगरी, वो चाहे जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कुछ भी हो, सभी कैटेगरी के लिए एज लिमिट मिनिमम जो रखा गया है वो 20 ईयर्स, कम से कम आपका उम्र 20 वर्ष होना चाहिए। और अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो हर एक कैटेगरी के लिए वो अलग अलग है। जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज आपका 37 वर्ष रखा गया है। वही अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको जैसे कि 3 साल का छूट मिलता है, यहाँ पर भी 3 साल का छूट मिलेगा और आपके लिए मैक्सिमम एज हो जाएगा 40 ईयर्स। वही अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलता है, तो आपके लिए मैक्सिमम एज हो जाएगा 42 ईयर्स। और एक बात हम बता दें कि आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए वो 1 अगस्त 2020 से पहले आपके पास अवेलेबल हो जाना चाहिए, नहीं तो आप इसके फॉर्म को नहीं डाल पाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये सब जानने के बाद आपके मन में सवाल उठेगा कि भाई फॉर्म कब से भरा जा रहा है? तो देखिए, फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और फॉर्म भरने का सिलसिला 16 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो चुका है और ये हमेशा नहीं कि हमेशा चलेगा। इसका आखिरी जो डेट है वो 24 सितंबर 2020 से, यानी कि 16 अगस्त से 24 सितंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो जितना जल्द हो सके आप फॉर्म को भर लीजिए। वही जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो आपसे कुछ एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे चार्ज किया जाएगा। कितना चार्ज किया जाएगा? तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, मेल हैं या फिर फीमेल हैं, आपसे एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर 700 रुपया चार्ज किया जाएगा। वही अगर आप एससी एसटी से हैं, मेल हैं या फिर फीमेल हैं, तो आपसे एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर 400 रुपया चार्ज किया जाएगा। और आप किसी भी क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बहुत सारे आपको जो है माध्यम है पे करने का, तो किसी भी माध्यम से आप पे कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप जो BPSSC है उसके ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.nic.in पर लॉगिन करके आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो हमने वैकेंसी की बात कर ली, क्वालिफिकेशन की बात कर ली, एज लिमिट की बात कर ली, फॉर्म भरने की डेट की बात कर ली, एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका 3 स्टेज है। आपको 3 स्टेज से गुजरना होगा। सबसे पहले आपका होगा PT यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद आपका होगा मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, उसके बाद आपका PET, PMT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह ये सब होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं PT की, प्रारंभिक परीक्षा की। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे GK, GS और करेंट अफेयर के। इसमें 20 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर के होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है और इसके लिए समय आपको मिलता है 2 घंटे। अगर हम बात करें कि इसमें प्रश्न कहाँ से बनते हैं, तो प्रश्न आपको बनता है इंडियन पॉलिटी से, इंडियन हिस्ट्री से, इंडियन ज्योग्राफी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, GK, GS मतलब कि करेंट अफेयर, ये सब कंप्लीट आपका सेगमेंट होता है। लेकिन एक बात आपको इसमें ध्यान रखने वाली है कि आपके सिलेबस में मैथ नहीं दिया है, जबकि 2019 में SI का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ सिलेबस में नहीं होने के बावजूद भी 5 क्वेश्चन मैथ के आए थे। तो अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है, आपको अपने सिलेक्शन को पाना है, तो आपको मैथ को भी तैयार करना होगा। नहीं तो हो सकता है कि भाई आपको अपने सपनों की राजकुमारी से विवाह करने का जो सपना है वो सपना ही रह जाए। तो मैथ को आप इग्नोर नहीं करेंगे, मैथ को भी आप ध्यान में रखेंगे, भले ही सिलेबस में वो नहीं है। जब आप PT दे लेंगे उसके बाद से आपका स्वाभाविक सी बात है कि रिजल्ट आएगा। तो कितने बच्चों का रिजल्ट आएगा? तो कहा यह गया है कि जितनी वैकेंसी है उसका 20 गुना रिजल्ट बनेगा PT के बच्चों का, यानी लगभग 44,000 के आसपास PT में रिजल्ट आएगा।
तो 44,000 में आपको एक अपना सीट रिजर्व करना है, आपको अपने लिए एक सीट बनाना है। कितना में? तो 44,000 में, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, आसान काम है, बहुत टफ चीज़ नहीं है। थोड़ा सा आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपका 44,000 में एक सीट आपका पक्का हो जाएगा। अब एक सीट जब आप बना लेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद एक सीट बनाने का मतलब ये हुआ कि आप सेकेंड स्टेज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आपको सेकेंड स्टेज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अब सेकेंड स्टेज में क्या होगा? तो इसमें आपको मुख्य परीक्षा होगी, मेंस का पेपर होगा। इसमें क्या होगा? तो इसमें 2 पेपर होंगे, एक आपका होगा जनरल हिंदी का और एक आपका होगा जनरल स्टडी का। सबसे पहले हम जनरल हिंदी की बात करते हैं, जो पहला पेपर होगा। इसमें हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा, और इसके लिए भी आपको समय मिलेगा 2 घंटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदी के पेपर को केवल क्वालिफाई करना है, इसके जो मार्क्स होंगे आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। और आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में आपको हर हाल में 30% मार्क्स लाना है। 30% आप मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आप वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपका सेकेंड पेपर जांच नहीं होगा। वही अगर आप जितना ज़्यादा मार्क्स लाएंगे वो आपके लिए उतना अच्छा है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका हिंदी वाला मार्क्स आपके मेरिट में काउंट नहीं होगा, हिंदी के मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला नहीं है, यानी कि आपको केवल क्वालिफाई करना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 30% से आपका कम नहीं होना चाहिए, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड पेपर की। तो सेकेंड पेपर आपका जनरल स्टडी का होगा और इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल 200 नंबर का ये भी पेपर होगा और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। अब इसमें कहाँ से प्रश्न बनेगा, ये सवाल आता है। तो इसमें आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और रीजनिंग, इन सबसे मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन होगा। देखा ये गया है कि मैथ रीजनिंग से मिलाकर 20 क्वेश्चन के आसपास होते हैं, जबकि साइंस के 20 क्वेश्चन के आसपास आपसे पूछा जाता है और बाकी के जो है आपका इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबसे मिलाकर करेंट अफेयर, इस सबसे मिलाकर आपका होता है। अब जो है इसमें ये भी ध्यान रखना है कि आपका निगेटिव मार्किंग भी है और निगेटिव मार्किंग आपका 0.2 का है। 0.2 का मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब ये हुआ कि आप अगर 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो हम तो ये कहेंगे कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग जो है ये मतलब कि कोई विशेष नहीं है, इस पर डरने वाली कोई बात नहीं है। जितना आप ज़्यादा अटेम्प्ट करें उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। अब जब आपका मेंस का पेपर हो जाएगा तो उसमें कितने बच्चों का रिजल्ट आएगा, मतलब कि कितने बच्चों को अगले स्टेज के लिए चुना जाएगा। तो कहा यह गया है कि मेंस में जितनी वैकेंसी है उसका 6 गुना बच्चों का सिलेक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2213 का 6 गुना करते हैं तो लगभग 14,000 के आसपास आता है। यानी कि जब आप मेंस में जाएंगे तो उसमें आपको 14,000 सीट में अपना सीट बनाना है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि 14,000 में से आपका एक स्थान आ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया, आप अगले स्टेज के लिए चुने गए। अब अगले स्टेज में क्या होगा उसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है कि आपका मेरिट बनेगा आपकी सेकेंड पेपर, जो मेंस का सेकेंड पेपर होगा जनरल स्टडी का, उसी के आधार पर, जो कि 200 मार्क्स का होगा, उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो आप सेकेंड पेपर में जितना बेहतरीन, जितना शानदार, जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे उतना आपके सिलेक्शन का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि आपके मेरिट में हिंदी का पेपर या फिर जो पीटी का पेपर होगा वो किसी प्रकार का कोई सहायक नहीं होगा, उसको केवल क्वालिफाई करना। मेरिट आपका बनने वाला है सेकेंड पेपर, जो कि मेंस का सेकेंड पेपर जनरल स्टडी के तौर पर होगा, उसी के आधार पे। और एक बात और भी ध्यान रखना है कि उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भले सीट खाली हो जाए और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको
आपका मार्क्स अगर 34% से कम आता है तो आपको नहीं रखा जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, भले सीट खाली रह जाए। यानी कि हर एक कैटेगरी के लिए मिनिमम मार्क्स का दायरा भी निर्धारित किया गया है कि भाई आपका अगर इतना से कम आया तो भले सीट खाली हो जाए, खाली रह जाए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और वो मिनिमम आपका मार्क्स कुछ इस प्रकार से है, जनरल के लिए आपका 40%, ओबीसी के लिए आपका 36% और SC/ST के लिए 34% आपको हर हाल में, इससे कम मार्क्स आपका नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब जब आप थर्ड स्टेज में जाएंगे तो थर्ड स्टेज में आपका सबसे पहले होगा PET। PET का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको रनिंग टेस्ट होगा, आपका हाई जंप टेस्ट होगा, आपका लॉन्ग जंप टेस्ट होगा। अगर हम रनिंग टेस्ट की बात करें तो 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरी करनी है मेल कैंडिडेट को। इससे आप ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 1000 मीटर की दौड़ यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है 6 मिनट के अंदर। वही अगर हम हाई जंप की बात करें तो हाई जंप मेल कैंडिडेट के लिए आपका है 4 फीट 4 फीट और फीमेल कैंडिडेट को 3 फीट का मिनिमम बोल रहे हैं, मिनिमम 3 फीट का हाई जंप लगाना है। जबकि लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए आपको 12 फीट रखा गया है मिनिमम और फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 9 फीट लॉन्ग जंप लगाना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको गोला भी फेंकना है। मेल कैंडिडेट को 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना है, जबकि फीमेल कैंडिडेट को 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना है, मिनिमम हम बोल रहे हैं। ठीक है, जब आप PET को क्वालिफाई कर देंगे उसके बाद से आपका PMT होगा। PMT में आपका हाइट वगैरह मापा जाता है। अगर हम हाइट की बात करें तो जनरल और OBC के लिए हाइट निर्धारित किया गया है 165 सेंटीमीटर, जबकि SC/ST के लिए आपको हाइट निर्धारित किया गया है 160 सेंटीमीटर। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी हाइट कम से कम होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। और उसमें एक बात ये बोला गया है फीमेल कैंडिडेट के लिए कि आपका वजन 48 kg से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर से बता दें, फीमेल कैंडिडेट के लिए कहा गया है कि आपकी हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और वजन 48 kg से कम नहीं होना चाहिए, वरना आपको बाहर कर दिया जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप SI या फिर सर्जन की पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी कमाई धमाई क्या होगी, मतलब सैलरी क्या होगी। तो देखिए, हम ज़्यादा घुमा फिरा कर बात ना करते हुए, मतलब कि ग्रेड पे या फिर पे स्केल की बात ना करते हुए सीधे हम मुद्दे पे आते हैं कि आपके अकाउंट में कितना सैलरी बनेगा, मतलब कि इन हैंड सैलरी क्या होगी। तो इनिशियल सैलरी की बात करें तो 50 से 54,000 के बीच में हो सकती है, जो कि एक हैंडसम सैलरी है। तो कमाई के लिहाज से काफ़ी शानदार जॉब है, काफ़ी बेहतरीन जॉब है। वो आपका SI की पोस्ट की बात करें या फिर सर्जन की पोस्ट की बात करें, दोनों में आपका सैलरी लगभग सेम होता है। अब हम जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं, मतलब कि काम कौन सा करना पड़ेगा। तो देखिए, जब आप SI के तौर पर सिलेक्ट होते हैं तो आपकी पोस्टिंग किसी पुलिस स्टेशन में होती है, मतलब कि किसी पुलिस थाने में होती है। जबकि आप अगर सर्जन के पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं तो आपकी पोस्टिंग किसी पुलिस लाइन में होगी, जो कि पुलिस स्टेशन का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, पुलिस लाइन, उसी में आपकी पोस्टिंग होती है। कब? तो जब आप सर्जन की पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई एक SI को कौन सा काम करना होता है। तो SI का बेसिकली काम होता है कि उसके एरिया, मतलब कि उसके पुलिस स्टेशन का जो एरिया होता है, उसका एरिया जितना पड़ता है उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। जबकि सर्जेंट का काम क्या होता है, तो सर्जेंट का काम होता है कि जो कांस्टेबल हो गए या फिर जो हेड कांस्टेबल हो गए या फिर ASI हो गए, इनकी ड्यूटी को लगाना, या फिर गोली बंदूक बारूद, ये फिर जो है, या फिर जो बहुत तरह के जो काम होते हैं, या जो पुलिस स्टेशन जो होता है, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पुलिस स्टेशन होते हैं, वहाँ पे उनके लिए सामानों का वितरण करने का काम सर्जेंट का होता है। तो अगर हम देखें SI और सर्जेंट पोस्ट में, तो महिलाओं के लिए सर्जेंट पोस्ट जो है बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा SI पोस्ट महिलाओं के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है।
तो ये रही आज की वीडियो में हमने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया आपको जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो आप अपनी वीडियो के बारे में जो भी प्रतिक्रिया है ज़रूर बताएं और कमेंट के माध्यम से आप ये ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। आप जिस भी टॉपिक पे बताएंगे उस टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।